हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से इस नए सेशन के अंदर। तो आज हमारा सेशन रहेगा एसबीआई क्लरिकल मेंस 2024 के एग्जाम के लिए मिनी मॉक नंबर 3 को लेके। इससे पहले हम दो मिनी मॉक्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और वन गो में ही अटेम्प्ट हो भी गए होंगे। अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो ज़रूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि हम जितने भी ये क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं मेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए, टोटली रेलेवेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा, फॉर श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। आज का भी ये सेशन रहेगा हमारा मिनी मॉक 3। लेवल अच्छा खासा रहेगा, मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ। पेन नोटबुक रेडी रखिएगा। जो भी आपके सामने क्वेश्चन आया पहले आप उसे खुद सॉल्व करके देखेंगे वीडियो पॉज करके। उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन की अगर नीड पड़े तो ही उसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देखना है, अदरवाइज नीड नहीं है, अगले क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली जंप करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला ही सेट हमें देखिए दिया गया है पजल से रिलेटेड। तो आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जिसमें मन चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब इसे सॉल्यूशन देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो इसे जरूर देखिएगा। ओके, कि कहां पर आपको कनेक्ट करना होता है स्टेटमेंट को, एक्चुअल तरीका क्या होता है। तो आपने रियलाइज कर ही लिया होगा कि यहां पर आपको डाटा क्या क्या अवेलेबल है। डाटा दिया गया है कि 8 पर्सन के नेम दे दिए गए, वो जो है डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन के लिए काम करते हैं। इनमें से कोई क्लर्क है, कोई टाइपिस्ट है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, वगैरह वगैरह। तो 8 डेजिग्नेशन के नाम भी दे दिए गए, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दीज डेजिग्नेशंस आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये सारे के सारे आरोही क्रम में जितने भी डेजिग्नेशंस थे, जिसमें कि आपको मेंशन्ड है कि सीएमडी जो है वो सीनियर मोस्ट पोस्ट है डेजिग्नेशन के हिसाब से, और जो टाइपिस्ट है वो जूनियर मोस्ट पोस्ट के लिए माना गया है। ओके, हर एक पर्सन जो है 3 डिफरेंट सिटीज में, 3 अलग अलग शहरों में काम करते हैं। 3 शहरों के नाम भी दे दिए गए, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। तो आपको जितना हो सके जल्दी से जल्दी ये वाला डाटा रफा दफा करना है, जल्दी से कैच कर लो इसमें पॉइंट क्या क्या आपको यूज करने हैं। ये सारे के सारे पर्सन जो हैं किसी ना किसी से रिलेटेड हैं एज अ ब्लड रिलेशन के केस में। तो ये आपका पजल विद ब्लड रिलेशन का केस आया है। यहां पर आपको डाटा एक और दे दिया गया, इनमें से 4 जो है वो फीमेल पर्सन है, मतलब 4 मेल पर्सन होंगे। और जो हस्बैंड वाइफ है, कोई भी दो अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बना रहे हैं, वो सेम सिटी में काम नहीं करते हैं। तो आपको पैराग्राफ में 2 क्लू अवेलेबल हैं। एक तो 4 फीमेल्स हैं और 4 मेल्स हैं, और जो भी 2 पर्सन आपस में मैरिड पर्सन है या मैरिड कपल है, हस्बैंड और वाइफ, वो दोनों सेम सिटी में काम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, पजल अलग से सॉल्व होगा, और पैरेलली कोशिश करना है इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड भी कोई ना कोई डाटा मिलता है वो भी साथ के साथ सॉल्व करते रहिए। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम इन यहां पर इंक्लूड किसको कर लेंगे, डेजिग्नेशंस को। तो सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट कौन सी है, सीएमडी। सीएमडी के बाद कौन आ रहा है यहां पर, सीईओ। सीईओ के बाद मैनेजर। मैनेजर के बाद कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के बाद है एफए। एफए मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर। उसके बाद है एसएससी की पोस्ट। एसएससी के बाद कौन आ रहा है यहां पर, क्लर्क। और क्लर्क के बाद किसकी पोस्ट आ रही है यहां पर, टाइपिस्ट की। तो प्रॉपर एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी आपको सिटिंग या पजल से रिलेटेड आ जाए तो ऐसा टेबल ड्रॉ करना पड़े, तो अपने एंड से 2 या 3 पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए ये टेबल के लिए आप जो है स्पेस छोड़ सकते हो। 2-3 अपने एंड से ही बना के रख लेना। ओके, नीड पड़ी हम दूसरा बनाएंगे, बट एग्जाम में आपको बना के रखना। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं एक ही ड्रॉ करके चल रहा हूं। तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर मेंशन्ड है, कहता है यू इज अ सीनियर टू टी। यू जो है वो टी से सीनियर है। हमें नहीं पता टी की पोस्ट क्या है, यू की पोस्ट क्या है, तो इसे साइड पे नोट डाउन कर लेते हैं कि यू जो है उसकी पोस्ट जो है वो टी से बेहतर है, उससे सीनियर है। आगे, वी इज अ सीनियर टू द टाइपिस्ट। वी जो है वो टाइपिस्ट से सीनियर है। तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि यहां पर वी नहीं आने वाला, क्योंकि वी तो टाइपिस्ट से भी सीनियर है। एंड आया तो किसकी बात हो रही है यहां पर, वी की बात हो रही है कि वी इज द सिस्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर।
कि वी जो है वो बहन है, किसकी बहन है? एडमिनिस्ट्रेटर की। तो अभी तक हमें नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेटर है कौन, तो इस पॉइंट को हम होल्ड पे रखेंगे कि वी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की बहन है, बट डजंट वर्क विद हर सिस्टर। अब वी जो है अपनी बहन के साथ काम नहीं करती, मतलब वो सेम सिटी में काम नहीं करते। अब हमें ये नहीं पता कि वी एडमिनिस्ट्रेटर की तो बहन है, बट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो वी से कैसे रिलेटेड है, वो उसका ब्रदर है या सिस्टर। तो हम इस पॉइंट को भी होल्ड पे रखेंगे कि वी और जो उसकी सिस्टर होगी, ये दोनों के दोनों, ये दोनों जो हैं वो सेम सिटी में काम नहीं करेंगे। ओके, आगे देखिए। Z इज सीनियर टू SSC। Z जो है वो SSC भी सीनियर है। ओके, तो इस पॉइंट को भी मैं होल्ड पे रखता हूं, Z इज सीनियर टू SSC। तो SSC के अबव में ही कौन रहने वाला है? Z रहने वाला है। आगे, एंड इज द वाइफ ऑफ द वन हु वर्क्स इन मुंबई। तो Z के ही बारे में इंफॉर्मेशन है कि Z उस पर्सन की पत्नी है जो मुंबई में काम करता है। अभी हमें नहीं पता मुंबई में कौन काम करता है, और इतने सारे पर्सन है, कोई भी हो सकते हैं, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो बस इतना क्लू गिवन है कि Z जो है वो वाइफ तो है किस पर्सन की? उस पर्सन की जो मुंबई में काम करता है। ये भी डाटा क्लियर होगा। आगे देखिए, द मैनेजर इज मैरिड टू द एडमिनिस्ट्रेटर। मैनेजर जो है एडमिनिस्ट्रेटर से मैरिड है, एंड ही डज नॉट वर्क विद द CEO। ध्यान से समझिए इस चीज को कि मैनेजर जो है, पहली बात इस चीज को होल्ड पे रखते हैं कि मैनेजर जो है, एक तो वो मैरिड है किससे? एडमिनिस्ट्रेटर से। ओके, अब देखो एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी मेंशन था, तो हम इस चीज को यहां पर ही ऐड ऑन करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर से कौन मैरिड है? मैनेजर। ओके, यहां पर मैनेजर आ गया, और मैनेजर के बारे में इंफॉर्मेशन है, ही डज नॉट वर्क विद द CEO। वो CEO के साथ काम नहीं करता है। ओके, तो यहां से एक और क्लू निकला कि मैनेजर और CEO दोनों सेम सिटी में काम नहीं करेंगे। ये पॉइंट भी क्लियर होगा। W इज जूनियर टू SSC। W जो है वो SSC से जूनियर है, तो यहां पर मेंशन था, तो यहां पर ही ऐड ऑन कर दो कि SSC के बिलो में ही कौन आने वाला है? W। तो W जो है वो क्लर्क की पोस्ट पे भी हो सकता है और टाइपिस्ट की पोस्ट पे भी हो सकता है। CMD इज मैरिड टू Y। CMD जो है वो Y से मैरिड है, तो इतना क्लियर हो गया कि Y जो है वो CMD नहीं है, क्योंकि CMD किससे मैरिड है? Y से मैरिड है। ओके, और Y का अभी तक हमें जेंडर नहीं कंफर्म। उसके बाद देखिए, और Y के बारे में इंफॉर्मेशन आगे मिल चुकी है। हु आया तो Y की बात हो रही है कि Y वर्क्स एज अ CEO। तो Y का आइडिया हो गया कि Y जो है एज अ CEO है, एंड डज नॉट वर्क इन मुंबई। और Y जो है वो मुंबई में काम नहीं करता या नहीं करती, क्योंकि अभी हमें दोनों में से किसी भी पर्सन का जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद देखिए, कहता है द वन हु वर्क्स एज अ टाइपिस्ट। जो एज अ टाइपिस्ट है डज नॉट वर्क इन हैदराबाद। और जो टाइपिस्ट है ना, वो कहाँ नहीं काम करता? हैदराबाद में काम नहीं करता। ठीक है, तो टाइपिस्ट के सामने हैदराबाद नहीं आएगा। उसके बाद डाटा गिवन है, कहता है X इज सीनियर टू FA। X जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सीनियर है। उसके बाद S इज सीनियर टू मैनेजर। S जो है वो मैनेजर से सीनियर है। अब मुझे एक बात बताओ, मैनेजर से ज्यादा बड़ी पोस्ट दो ही हैं, एक तो CMD है और CEO है। अगर S मैनेजर से भी सीनियर है तो S CEO तो है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी Y है, तो S कौन हुआ? CMD। अगर S CMD है तो यहां पर हमें पता चल गया, ये रहा S। ओके, और वो किससे मैरिड है? Y से, और Y क्या है यहां पर? CEO। अगर कोशिश करना कि यहां पर लिख देना, तो मैं आपको प्रॉपरली लिख देता हूं कि S जो है वो CMD है, और वो किससे मैरिड है? Y से। ओके, जो कि एक CEO है, क्योंकि मेंशन था कि CMD इज मैरिड टू Y। क्लियर? चलो आगे देखिए, ऐसे सीनियर टू मैनेजर, ये भी चीज हो गई हमारे पास। कहता है द टाइपिस्ट इज द मदर ऑफ FA। टाइपिस्ट जो है वो FA की मदर है। ओके, तो हमें नहीं पता FA कौन है, बट उसकी मदर कौन है यहां पर? टाइपिस्ट। तो लिख दीजिए ये भी, FA की मदर यहां पर कौन है? टाइपिस्ट। ये ब्लड रिलेशन में अलग से हैंडल कर रहा हूं, बाकी डाटा अलग से हैंडल कर रहा हूं। ठीक है, एक तरफा ब्लड रिलेशन का किस्सा ही चल रहा है यहां पर। आगे देखिए, CEO इज द सिस्टर ऑफ FA। तो क्लियरली पता चल गया, CEO मतलब Y जो है एक फीमेल पर्सन है, क्योंकि वो किसकी सिस्टर है?
फाइनेंशियल एडवाइजर की। ओके, और फाइनेंशियल एडवाइजर की मदर कौन है? टाइपिस्ट। ये हमें डाटा गिवन था कि फाइनेंशियल एडवाइजर की मदर कौन है? टाइपिस्ट। ओके, चलो ये भी डाटा क्लियर होगा। देखो चीजें समझ आ रही हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूं। अब सीईओ जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर की सिस्टर है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब आगे गिवन है फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में, हु वर्क्स इन दिल्ली। और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो दिल्ली में काम करता है या करती है, क्योंकि अभी हमें फाइनेंशियल एडवाइजर वाले का जेंडर नहीं पता। और किसके साथ काम करता है या करती है? ओनली विद हिज फादर डब्ल्यू। हिज फादर मतलब हमें फाइनेंशियल एडवाइजर वाले पर्सन का जेंडर पता चल गया कि वो मेल है, और उसका फादर कौन है? डब्ल्यू। अब सुनिए ध्यान से, फाइनेंशियल एडवाइजर की मदर कौन है? एक टाइपिस्ट। तो फादर कौन है? डब्ल्यू। तो टाइपिस्ट जो है वो डब्ल्यू नहीं है। क्लियर हो गया? तो टाइपिस्ट का हमें पता चल गया वो कौन होगा? डब्ल्यू होगा। समझ में आ गई इतनी इंफॉर्मेशन? चलो जी, अब यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है। अब जितना भी डाटा गिवन है हमने सारा का सारा नोट डाउन कर लिया, अब चीजें कंक्लूड करने का वक्त आ चुका है। ये अलग से बन रहा है फ्रेम, ये इसको मर्ज मत करना, ठीक है? आपको समझ आना चाहिए बेसिकली। अब फाइनेंशियल एडवाइजर वाला जो पर्सन है वो किसके साथ, कौन सी सिटी में काम करता है? सिर्फ और सिर्फ अपने फादर के साथ। कौन सी सिटी में? दिल्ली में। मतलब कि दिल्ली में ओनली वर्ड दिया गया था ना कि दिल्ली में सिर्फ दो ही लोग काम करते हैं, एक तो फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब एफए, और दूसरा कौन? डब्ल्यू। मतलब दिल्ली में और कोई भी पर्सन काम नहीं करता। इतना क्लियर हो गया आपको? चलो रुके रुके, ये टाइपिस्ट क्यों मेंशन कर दिया मैंने? डब्ल्यू मेंशन करना है ना, माय मिस्टेक। मैंने मान लिया था टाइपिस्ट ही डब्ल्यू है। तो इतना मुझे क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल एडवाइजर और डब्ल्यू ही हैं जो दोनों के दोनों दिल्ली में काम करते हैं। माय मिस्टेक, यहां पर डब्ल्यू को मैंने फीमेल टाइपिस्ट ही मान लिया था, टाइपिस्ट नहीं है। डब्ल्यू जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर का फादर है। ओके, चलो अब अगली इंफॉर्मेशन पे आते हैं। हाँ जी, ये आपके पास सारे का सारा डाटा अवेलेबल था, ठीक है? अब देखिए यहां पर हमें किससे रिलेटेड क्या डाटा अवेलेबल है। कहता है टाइपिस्ट जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर की मदर है। ये तो हमने इंक्लूड कर लिया, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। जिस डाटा की जरूरत नहीं है उसको मैं यहां से वैनिश कर रहा हूं। ओके, चलो अब यहां पर देखिए एसएससी की बिलो में किसने आना था? डब्ल्यू ने आना था। एसएससी के बिलो में किसने आना था? डब्ल्यू ने आना था। और डब्ल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? डब्ल्यू एक मेल पर्सन है। ओके, डब्ल्यू क्या है? एक मेल पर्सन। अब एसएससी के बिलो में एक क्लर्क की पोस्ट है, एक टाइपिस्ट की पोस्ट है। बट जो टाइपिस्ट है वो तो फाइनेंशियल एडवाइजर की मदर है। मदर है मतलब वो एक फीमेल पर्सन है, तो डब्ल्यू तो यहां हो ही नहीं सकता। तो डब्ल्यू कौन होगा? क्लर्क। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू जो है वो एसएससी से नीचे आएगा, और डब्ल्यू जो है वो एक मेल पर्सन है। और डब्ल्यू जो है वो कौन सी सिटी में है? दिल्ली में। वो भी किसके साथ? अपने बेटे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, क्योंकि मेंशन था। तो मतलब दिल्ली में सिर्फ दो ही पर्सन रहेंगे, एक फाइनेंशियल एडवाइजर और एक डब्ल्यू। ओके, अभी हमें टाइपिस्ट का पता नहीं है कि टाइपिस्ट कौन है। क्लियर हो गया? अब चलो, अब दिल्ली का तो हमें आइडिया था कि सिर्फ दो ही पर्सन है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर और डब्ल्यू। टाइपिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि टाइपिस्ट जो भी है वो हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता। तो मतलब वो कौन सी सिटी से बिलोंग करेगा? मुंबई से। क्योंकि यहां पर हैदराबाद नहीं आना तो इधर दिल्ली ने भी नहीं आना, क्योंकि दिल्ली में तो दो ही पर्सन थे, फाइनेंशियल एडवाइजर और डब्ल्यू। तो कौन सी सिटी रही यहां पर? मुंबई। सीईओ मुंबई से नहीं है, तो वो कहां से होगा? हैदराबाद से, क्योंकि दिल्ली में तो दो ही पर्सन है। ठीक है, अगर सीईओ मुंबई से नहीं है तो फिर वो हैदराबाद से है। इसका भी डाटा क्लियर हो गया। अब यहां पर ऐड ऑन कर दीजिए, वाई एक फीमेल पर्सन है और एस जो है उसका हस्बैंड है, तो वो मेल पर्सन है। तो एस का भी पता चल गया। देखो हमें यहां पर मेंशन था ना, ये देखो ये वाली लाइन, कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो सेम सिटी में काम नहीं करते हैं। तो मतलब अगर वाई हैदराबाद में है तो एस किस में है? मुंबई में। देखो हमारे पास सिर्फ अरेंज करने के लिए दो ही सिटीज रह गई हैं, एक मुंबई और हैदराबाद, बस। क्योंकि दिल्ली में सिर्फ दो ही पर्सन काम करते हैं। कौन कौन से? एक फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है और एक क्लर्क मतलब के डब्ल्यू काम करता है। ओके, इसके अलावा हमें कुछ भी सिटी अरेंज करने की नीड नहीं है। तो यहां पर भी लिख देता हूं मैं, ये क्लर्क है, और टाइपिस्ट का भी हमें पता नहीं है। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़े। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यहां पर काफी डाटा गिवन है कि कौन किससे सीनियर है। ऐसा डाटा गिवन था। अब एसएससी की बिलो में डब्ल्यू ने आना है, ये तो हमने ऐड ऑन कर लिया।
अब हम देखते हैं टाइपिस्ट कौन कौन नहीं हो सकता बॉटम मोस्ट प्लेस पे। क्यों? क्योंकि सारे किसी ना किसी से तो सीनियर हैं, जूनियर के बारे में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम ये देख लेंगे सबसे लोअर मोस्ट पोस्ट मतलब टाइपिस्ट कौन नहीं है, उसको पकड़ लो। जेड जो है वो एसएससी से भी सीनियर है, तो इतना अंडरस्टूड है कि जेड यहां पर नहीं आएगा। यहां पर वी भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी गिवन था। यहां पर जेड भी नहीं आएगा। यू टी से भी सीनियर है, तो यू के लिए ये प्लेस नहीं हो सकता। ओके, यू को भी कैंसिल करो। समझ में आ रही है बात? एस और वाई हमें ऑलरेडी पता चल चुके हैं कि वो कौन कौन है। एस सीएमडी है और सीईओ कौन है? वाई। एक्स के बारे में भी डाटा गिवन है कि एक्स जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सीनियर है, तो मतलब यहां पर एक्स नहीं आएगा। ओके, और देखिए कितने पर्सन नहीं आ रहे यहां पर, 1 2 3 4 5 6, 2 ही पर्सन रहे। कौन कौन से? एक टी रह गया और दूसरा कौन रहेगा? डब्ल्यू भी ऑलरेडी अरेंज है। देखो यहां पर डब्ल्यू ने भी नहीं आना क्योंकि डब्ल्यू क्या है? क्लर्क मेंशन था ना। तो देखो 8 में से ये 7 पर्सन तो टाइपिस्ट है ही नहीं, तो टाइपिस्ट एक ही पर्सन बचा, वो कौन है? टी। तो टाइपिस्ट का पता चल गया वो कौन है? टी। समझ में आया ये कंक्लूजन? नहीं आया कोई डाउट है रिवाइंड करके देख लेना। ओके, एक्सप्लेन रिकॉर्डेड वीडियोस का बस यही फायदा होता है, आप रिकॉर्डेड सेशन है एक बार रिवाइंड करके कंटिन्यू कर सकते हो उस चीज को। चलो, तो ये वाला चिट्ठा तो हमें समझ में आ गया। तो मैं ये फालतू का डाटा अभी के लिए इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, एग्जाम में आपके पास नहीं होगा तो आपको कैंसिल आउट करनी है चीजें। तो मैं यहां से ये चीजें हटा रहा हूं क्योंकि ये एडजस्ट हो चुकी हैं। चलो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हमें एक डाटा अवेलेबल था कि वी जो है वो सिस्टर है किसकी? एडमिनिस्ट्रेटर की। वी किसकी सिस्टर है? एडमिनिस्ट्रेटर की। तो मतलब ये तो वी होने से रही, और वी और उसकी सिस्टर जो है वो सेम सिटी में काम नहीं करती। चलो ये बाद का मैटर है। अब हम एक चीज, एक और डाटा देख लेते हैं कौन सी चीज कहां कहां पर नहीं आ सकती। वी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। मैनेजर और सीईओ, ओके, एक सेकंड इस चीज को कहां देख लेते हैं। मैनेजर और सीईओ वो सेम सिटी में काम नहीं करते हैं, ये डाटा गिवन किया गया था। तो अगर देखो ध्यान से, सीईओ अगर हैदराबाद में है तो मैनेजर किस में होगा? मुंबई में, क्योंकि हमने 2 ही सिटीज अरेंज करनी है, एक मुंबई और हैदराबाद। दिल्ली में तो 2 पर्सन है। तो मैं इस वाले डाटा को भी यूज कर चुका हूं। ठीक है जी। चलो, बाकी क्या डाटा रह गया हमारे पास? ये सारे का सारा। हाँ, तो हमने क्या कहा था यहां पर कि वी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, क्योंकि वी जो है वो तो एडमिनिस्ट्रेटर की भी बहन है। क्या वी फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकती है? अब देखो, वी क्या है? एक फीमेल पर्सन, बट फाइनेंशियल एडवाइजर हमें क्या गिवन है यहां पर? मेल पर्सन। तो वी भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। ओके, तो वी जो है फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, वी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटर तो मैनेजर से मैरिड है, तो मतलब वी जो है वो तो मैनेजर भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? वी जो है वो मैनेजर नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैनेजर से मैरिड है। तो वी का तो यहां पर इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो वी के बारे में हमें डाटा पता चल गया कि वी जो है वो एक फीमेल पर्सन तो है। ठीक है, और वो अपनी सिस्टर, अब वी की सिस्टर कौन है? देखो, एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर का हस्बैंड कौन है? मैनेजर। अगर मैनेजर मुंबई में है तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हैदराबाद से होगी। समझ आ गया? क्योंकि हस्बैंड वाइफ सेम सिटी में कहाँ काम करते हैं। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर का पति है या पत्नी, कोई भी हो। ओके, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर की हम यहां पर बात कर भी रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हैदराबाद से नहीं होगा, क्योंकि मैनेजर जो है वो मुंबई से हम कंक्लूड कर चुके थे। उसके बाद का डाटा देखिए। अब ये मान के चलिए आगे, वी का तो फीमेल पर्सन है, ये तो पता चल गया। फाइनेंशियल एडवाइजर जो है एक मेल पर्सन है, ये भी आइडिया हो गया था हमें। मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? हम यहां पर मैंने वी की सिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। देखो, वी का सिबलिंग यहां पर सिर्फ एक ही बनता दिखाई दे रहा है, तो वो कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेटर ही होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक फीमेल पर्सन है। ओके, मैनेजर जो है वो एक मेल पर्सन है, क्योंकि वी के सिबलिंग की बात हो रही है। और जो वी का सिबलिंग है मतलब उसकी सिस्टर जो है वो सेम कंपनी में काम नहीं करते, मतलब वी की सिस्टर यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है, और एडमिनिस्ट्रेटर कौन सी कंपनी सिटी में है? हैदराबाद में। तो वी कहां पर होगा? मुंबई में। या कहां होगी? मुंबई में होगी। ओके, तो इसका भी आइडिया लग गया। अब देखो हमारे पास 3 पर्सन पेंडिंग रहे। कौन कौन से? एक तो रह गया यू, एक रह गया एक्स, और एक रह गया जेड।
ये 3 पर्सन हमें अरेंज करने हैं अभी। जेड के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि जेड पहली बात तो एक फीमेल पर्सन है। अगर जेड फीमेल पर्सन है तो जेड मैनेजर नहीं हो सकती, जेड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों प्लेसेस जो है मेल पर्सन के लिए। तो जेड कौन होगी? एडमिनिस्ट्रेटर। और जेड किससे मैरिड है? जो मुंबई में काम करता है। ओके, अभी हमें नहीं पता मुंबई में कौन काम करता है। देखो, जेड किसकी वाइफ हो सकती है? मेल पर्सन ही होगी, ऑब्वियस ही बात है। एस तो होगी नहीं, क्योंकि एस किसका हस्बैंड है? वाई का। हमें जेड का हस्बैंड ढूंढना है, यहां पर कौन होगा? जेड का हस्बैंड मुंबई में काम करता है, मतलब वो मैनेजर हो सकता है, क्योंकि यही मुंबई में काम करता है। वी नहीं हो सकती क्योंकि फीमेल है, टी भी नहीं हो सकती। तो क्लियरली पता चल गया कि मैनेजर जो है वो ही जेड का हस्बैंड है, जो मुंबई में काम करता है। और जेड का हस्बैंड कौन है? अब यहां से देखो, एक डाटा ये भी गिवन था हमें, जेड जो है वो एसएससी से सीनियर है। ओके, मैं इन चीजों को हटा रहा हूं यहां पर। ओके, यू टी से भी सीनियर है, यू टी से सीनियर है, एक तो ये डाटा गिवन है, और जेड एसएससी से सीनियर है, एक ये डाटा गिवन है। तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि एसएससी के बम्मी आएंगे यू और जेड के बारे में। अब देखो, यू और जेड के बारे में इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, यू और एक्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन है। ये देखो, एक्स फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सीनियर है, तो एक्स के लिए ये पोस्ट रही, तो ये पोस्ट किसके लिए रही? यू के लिए। तो ये सारे का सारा आपका बन चुका है, पजल सॉल्व हो चुकी है। अब ब्लड रिलेशन के केस में देखिए आपको क्या क्या डाटा यहाँ पर मिसिंग है। ये भी यूज कर लिया हमने, तो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। ओके, देखो कहीं भी किसी भी पॉइंट में आप स्किप हो चुका है आपका डाटा जो है, उसको रिवाइंड करके एक बार देख लेना। अब वी जो है वो सिस्टर है एडमिनिस्ट्रेटर की, तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जेड। ये जेड हो गई। वी का प्रोफेशन क्या है यहाँ पर? एसएससी, यहाँ पर इंक्लूड कर दो। और मैनेजर कौन है? एक्स। ओके, अब ये वाला ब्लड रिलेशन इसके साथ मर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इन दोनों को मर्ज करने के लिए कोई कॉमन पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। और फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है यहाँ पर? यू। देखो, कोई भी कॉमन पर्सन नहीं है कि हम दोनों को मर्ज कर पाए। तो एक ब्लड रिलेशन ये बन रहा है, दूसरा ब्लड रिलेशन ये बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये सारा इरेज कर रहा हूं मैं डाटा, क्योंकि यूज हो चुका था। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन हैदराबाद। हैदराबाद में देखो कौन कौन काम करता है। हाँ जी, हैदराबाद में देखिए कौन कौन काम करता है। एक हैदराबाद में काम करता है सीईओ, और कौन काम करता है? एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब वाई और जेड। उसके अलावा है कोई? नहीं। तो वाई और जेड देखो ए ऑप्शन में अवेलेबल है। हु इज द एफ ए? फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है? हाँ जी, फाइनेंशियल एडवाइजर है यू। ओके, अब देखो क्या यू आपको ऑप्शन अवेलेबल है? यू तो ऑप्शन है ही नहीं। अब कनेक्टेड है। पहला ऑप्शन कहता है द सन ऑफ टी, कि फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो टी का बेटा है। चेक करो, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, टी का बेटा ही तो है फाइनेंशियल एडवाइजर, दैट इज यू। तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है। अगर यहां पर बाय चांस आइदर और का ऑप्शन होता, जैसे होता मैं कह देता हूं आइदर ए और सी, ऐसा ऑप्शन होता। अब ए तो है ही है, फिर मैं सी ऑप्शन को भी चेक कर लेता। अभी आइदर और वाला पे ऑप्शन नहीं अवेलेबल, तो इसको बाकी ऑप्शंस देखने की नीड नहीं है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 मतलब क्लासिफिकेशन है, ऑप्शन के थ्रू करना पड़ेगा। क्या क्या ऑप्शन गिवन है? एडमिनिस्ट्रेटर, क्लर्क, टाइपिस्ट, एसएससी, सीईओ। क्या क्या गिवन थे हमें? मैं इसको भी हटा रहा हूं। क्या क्या गिवन था? एडमिनिस्ट्रेटर, क्लर्क, टाइपिस्ट, एसएससी और सीईओ, यही थे ना? देखना, एडमिनिस्ट्रेटर, क्लर्क, टाइपिस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो, इन पांचों में से डिफरेंट कौन लग रहा है? इन पांचों में से डिफरेंट है क्लर्क। रीजन बीइंग, इसके अलावा जितने भी आपको ऑप्शंस गिवन है वो सारे के सारे पर्सन एक मेल पर्सन है। ओके, सारे के सारे पर्सन सॉरी फीमेल पर्सन है, अकेला इकलौता क्लर्क ही है जो यहां पर मेल पर्सन है। बी ऑप्शन आंसर। हु इज द सिस्टर ऑफ द वन हु इज एन एसएससी? जो एसएससी में है उसकी बहन इनमें से कौन है? हाँ जी, एसएससी में देखो कौन है? वी। उसकी बहन कौन है? जेड। ओके, जेड मतलब के एडमिनिस्ट्रेटर, जेड मतलब के एडमिनिस्ट्रेटर। डी ऑप्शन आपका आंसर। ओके, तो मैच कर लीजिए। अगर आपके अरेंजमेंट बनाई है तो क्वेश्चन के साथ इसका आंसर मैच कर लीजिए। अगर यही आपके आंसर्स आ रहे हैं मतलब आपकी अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सेट है हमारे पास गिवन कोडिड डायरेक्शन को लेके। आपके पास कुछ डायरेक्शंस अवेलेबल हैं, इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहला कहता है बी परसेंटेज एन। परसेंटेज का मतलब क्या है कि P जो है वो Q के या तो नॉर्थ में है, या तो 6 मीटर या 14 मीटर। इसी तरह B जो है वो N के नॉर्थ में है। B किसके नॉर्थ में है?
एन के नॉर्थ में है कितना, या तो 6 मीटर या 14 मीटर, हमें पता नहीं है। अगला एन हैश पी, हैश का मतलब क्या है, ईस्ट। यहां पर पी क्यू के ईस्ट में है 4 मीटर, तो यहां पर एन पी के ईस्ट में होगा 4 मीटर। एन जो है वो पी के ईस्ट में है कितना, 4 मीटर। यहां पर आ गया पॉइंट पी। उसके बाद बी एम्परसेंट क्यू, बी एम्परसेंट क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बी जो है एम्परसेंट, सॉरी एम्परसेंट बोल रहा हूं, परसेंटेज और हैश के बारे में गिवन है कि बी परसेंटेज हैश क्यू। परसेंटेज हैश का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट। यहां पर पी क्यू के नॉर्थ ईस्ट में है, इधर बी क्यू के नॉर्थ ईस्ट में है। अभी हमें क्यू का कंफर्म नहीं है कहां पर आएगा, तो इससे पहले हम ये वाला डाटा उठा लेते हैं। क्यू परसेंटेज पी, क्यू पी से परसेंटेज में कैसे गिवन है। अच्छा, पिछला पॉइंट मैं नोट डाउन कर लेता हूं कि बी जो है वो क्यू के नॉर्थ ईस्ट में है, ये डाटा हमें गिवन था बी परसेंटेज हैश क्यू के केस में। क्यू परसेंटेज पी की अगर मैं बात करूं तो क्यू जो है वो पी के नॉर्थ में है, परसेंटेज का साइन कितना, 6 मीटर या 14 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर क्यू पी के नॉर्थ में है 6 मीटर या 14 मीटर, तो क्या मैं उसे 14 मीटर काउंट कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर मैं 14 मीटर काउंट कर भी लेता हूं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कि क्यू यहां पर है और उसके 14 मीटर है, तो बी अभी 6 मीटर ले लेते, तो बी तो क्यू के कहां बन जाएगा, साउथ ईस्ट में। बट बी क्यू के कहां पर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। तो मतलब मैं उसे 6 मीटर तो लूंगा ही नहीं, बी को, बी और एन के बीच में डिस्टेंस को 14 मीटर भी नहीं लूंगा। क्यों? अगर क्यू और पी में 14 मीटर है तो बी और एन में 14 मीटर हो गया, तो ये तो बी क्यू के ईस्ट में आ गया, बट होना कहां चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि क्यू जो है वो पी के नॉर्थ में तो है कितना, 6 मीटर, और बी जो है वो एन के कहां लेना पड़ेगा हमें, अबव में, कितना, यहां पर 14 मीटर। 6 ये, 8 ये। स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि क्यू और पी के बीच में ये 6 मीटर था, और ये पॉइंट और एन के बीच में भी 6 मीटर का गैप है। ओके, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें डिस्टेंस डिसाइड करनी थी कि बी और एन में कितना था, 6 था या 14। क्लियर हो गया? क्वेश्चन के ऊपर आइए। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड क्यू। बी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए कितनी है, मतलब ये लेंथ डिटरमिन करनी है आपको। तो राइट एंगल ट्रायंगल विजिबल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल विजिबल है, मतलब इसमें आपको अगर ये 4 गिवन है तो ये लेंथ भी 4 ही होगी। तो 8 और 4 पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ऐड कर दीजिए, अंडर रूट ले लो, तो ये कितना आ गया, 80। 80 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुना 5, ठीक है, तो कितना आ गया, 4 अंडर रूट 5। तो आंसर रहेगा 4 अंडर रूट 5, बी ऑप्शन। इफ एम डॉलर एन, अगर एम डॉलर एन है तो, अब देखो डॉलर का मतलब यहां पर क्या है, साउथ। एम जो है वो एन के साउथ में होगा 12 मीटर, तो एन के साउथ में 12 मीटर साउथ में यहां पर कौन है अवेलेबल, एम। तो क्या करना था इस कंडीशन को लेके, तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन एम एंड बी। एम और बी के बीच में डिस्टेंस बताओ। एम और बी के बीच में डिस्टेंस 8 ये हो गया, 6 हो गया, 12 ये हो गया, 12 6 18 और 8 8 कितना हो गया, 26 मीटर। आगे भी देखो क्या गिवन है, एड ऑन करना है। इफ एल एम्परसेंड एम, एम्परसेंड का मतलब क्या है कि एल जो है वो एम के वेस्ट में है 10 या 15 मीटर। एल जो है वो एम के वेस्ट में है 10 मीटर या 15 मीटर, यहां पर आ गया एल। उसके बाद देखिए क्या है, के एम्परसेंड पी। अब के जो है वो पी के है वेस्ट में, एम्परसेंड का मतलब तो यही है, अभी पढ़ के हटे हैं। तो के जो है वो पी के वेस्ट में है कितना, 10 मीटर या 15 मीटर। ओके, चलो आगे देखिए क्या है, के परसेंटेज हैश एल। परसेंटेज हैश एल का मतलब क्या है, ये देखो, परसेंटेज हैश एल का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, मतलब के जो है वो एल के नॉर्थ ईस्ट में है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अगर के एल के नॉर्थ ईस्ट में है और एल जो है एम के वेस्ट में था, तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, तभी तो के एल के नॉर्थ ईस्ट में होगा। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो जज करने के लिए हमें इतना देखना पड़ेगा कि मैं के और पी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 15 तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसे 15 मान लूंगा, ओके, और ये भी 15 हो जाए अगर, तो के जो है वो एल के नॉर्थ वेस्ट में बन जाएगा, क्योंकि यहां से के और एन के बीच में देखो 19 मीटर का गैप हो गया ना, और 15 तो यहां तक आ जाएगा बस। ओके, तो इतना हमें अंडरस्टूड होना पड़ेगा
कि के और पी के बीच में 10 का डिस्टेंस है, एल और एम के बीच में 15 का डिस्टेंस है। अब के और एन के बीच में देखो, एन और एम स्ट्रेट लाइन में है ना, के और एन के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया 14 का, एल और एम में कितना आ गया 15 में। तो क्लियरली पता चल रहा है के जो है वो एल के नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। ओके, तो करना क्या है, हमें डिस्टेंस बताना था के और एन के बीच में कितना है। हाँ जी, के और एन के बीच में ये कंक्लूड तो किया अभी हमने, 14 मीटर का डिस्टेंस, डी ऑप्शन। ओके, चलो अगला सेट। अब ये और भी खतरनाक क्वेश्चन लग रहा होगा, लेंथी है ना। अब देखो, कभी भी क्वेश्चन की लेंथ से आपको डिसाइड नहीं होगा कि क्वेश्चन आसान है, मॉडरेट है, टफ है, वो अटेम्प्ट करके ही पता चलेगा। मोर ओवर, अगर क्वेश्चन काफी लेंथी है तो मेरा मानना ये है, अगर क्वेश्चन लेंथी है तो वो आसान होता है। रीजन बीइंग, उसमें बहुत सारा डाटा आपको दिया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जितनी इंफॉर्मेशन कम होगी उतना टफ होगा पजल आपका, या कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट जो भी आप सॉल्व करने जा रहे हो। ओके, तो इसको टफ नहीं मानना है, डाटा बहुत सारा गिवन है, सिर्फ पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, आसान हो सकता है। चलो एक बार ट्राई करें, ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करके देखो। ओके, चलो अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर स्पेस कम था तो मैंने इनिशियल डाटा यहाँ पर पिछले से उठा लेते हैं। तो डाटा देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन था। कहता एक सोसाइटी में क्या थे, 11 घर थे। 11 घर थे, कहाँ से कहाँ थे, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, पश्चिम से शुरू होके पूर्व तक, एंड नंबर्ड 1 to 11, और सभी की नंबरिंग थी 1 से लेके 11 तक। द हाउस इन द वेस्ट एंड इज नंबर्ड 1। कहता जो पश्चिम छोर पे घर था ना वो नंबर 1 था, एंड द हाउस इन द ईस्ट एंड इज नंबर्ड 11, और जो पूर्व छोर पे घर है ना वो नंबर 11 है। मतलब सीक्वेंस में है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड 11 तक। 8 persons with different ages live in these houses। कहता 8 व्यक्ति जो हैं वो इन 11 घरों में रहते हैं, और वो 8 के 8 पर्सन की जो एज है वो अलग अलग है, विद डिफरेंट एजेस। एक घर में सिर्फ एक ही पर्सन रहेगा, एंड 3 हाउसेज आर वेकेंट। 3 घर ऐसे हैं जो खाली हैं। तो क्या क्या डाटा गिवन है मैं आपको बता देता हूँ फिर से। कहता 11 घर हैं, वेस्ट एंड से शुरू होते हैं, वेस्ट एंड से शुरू होते हैं तो मैं इधर मार्किंग भी कर देता हूँ कि वेस्ट एंड पे नंबर 1 होगा, फिर नंबर 2 होगा, फिर 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इनमें से 3 घर खाली हैं, पता नहीं है वो कौन कौन है। ओके, और लोग कितने रहते हैं, 8। हर एक बंदे की अलग अलग एज भी है। चलो यहां से डाटा शुरू कर देते हैं। कहता एस इज 25 ईयर्स ओल्डर देन टी। एस जो है वो टी से 25 साल बड़ा है, तो होल्ड पे रखते हैं कि एस जो है वो टी से 25 साल बड़ा है। हमें क्या पता टी की एज क्या है। अगला देखिए, कहता ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन वी हु इज 3 ईयर्स ओल्डर देन डब्ल्यू। चलो वी के बारे में एक तो इंफॉर्मेशन है कि वो डब्ल्यू से 3 साल बड़ा है, पता नहीं है डब्ल्यू की एज क्या है। तो एक पर्सन बैठा हुआ है किस किस के बीच में, वी एंड द वन हु इज 35 ईयर्स ओल्ड। कहता वी और जो पर्सन जिसकी एज 35 ईयर्स ओल्ड है उनके बीच में एक ही पर्सन है। देखो यहां पर पर्सन की बात की जा रही है, घर कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर पर्सन है। और घर जो है 3 खाली भी तो हैं। अगर मैं कहता हूं वी और 35 साल वाले पर्सन के बीच में 3 घर हैं, अगर उनमें 2 खाली हैं तो भी वी और 35 ईयर वाले एज वाले पर्सन के बीच में एक ही पर्सन रह रहा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी है आपको। ओके, जहां पर भी ऐसी वेकेंट सिचुएशंस आ जाती है ना वहां पर आपको चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो अभी के लिए हमारे पास क्या है कि वी और 35 ईयर्स वाले पर्सन के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है। ठीक है जी, घर कितने भी हो सकते हैं। आगे देखिए, द वन हु इज 7 ईयर्स यंगर देन जेड लिव्स इमीडिएटली राइट ऑफ द वेकेंट हाउस विच इज इवन नंबर्ड हाउस। अब यहां पर इंफॉर्मेशन ऐसी है, कहता वो व्यक्ति जो जेड से 7 साल छोटा है। भाई हमें क्या पता कौन जेड से 7 साल छोटा है, तो वो मान लेते हैं सपोज वो पर्सन है हैश, एक्स वाई जेड ऐसे ही नाम दे दिया मैंने। हैश वो पर्सन है जो किससे छोटा है, जेड से, कितने साल, 7 साल। और वो कहां पर अवेलेबल है, लिव्स इमीडिएटली राइट ऑफ अ वेकेंट हाउस। कहता जो घर खाली होगा ना, खाली घर को मैं बॉक्स से मेंशन कर देता हूं, वो उसके इमीडिएट राइट पे है। कौन, वो हैश। और जो ये खाली घर है ना वो कहां पर है, इसके बारे में मेंशन है
विच इज इवन नंबर्ड हाउस। ये जो है ना, ये इवन नंबर्ड हाउस है। समझ में आ गई चीज? रिपीट कर देता हूं। कहता एक खाली घर जो है वो इवन नंबर्ड हाउस है, सम संख्या वाला, मतलब दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, दसवां कोई भी हो सकता है। उसके तत्काल दाईं और कौन सा पर्सन है? वो पर्सन जिसकी उम्र जो है वो जेड से 7 साल छोटी है। तो हमने उस पर्सन को क्या मान लिया था यहाँ पर? वो पर्सन कौन है? हैश, जिसकी उम्र जेड से 7 साल छोटी है, और वो उसके तत्काल दाईं ओर है, किसके? खाली घर के। और वो खाली घर कौन सा है? जो इवन नंबर पे है। आगे देखिए, एटलीस्ट 2 people लिव बिटवीन द वन हु इज 64 years ओल्ड एंड द वन हु इज 69 years ओल्ड। देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज अवेलेबल है यहाँ पर। कहता है जिस पर्सन की एज 64 साल है और जिस पर्सन की एज 69 years है, 69 साल, उनके बीच में कम से कम 2 पर्सन तो पक्का आएंगे। कम से कम 2 का मतलब 2 तो होंगे ही होंगे, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ध्यान में लेके चलिएगा कि 64 और 69 साल वाले पर्सन के इन बिटवीन कम से कम 2 पर्सन तो पक्का आएंगे। अगली इंफॉर्मेशन, वेकेंट हाउस आर नॉट नियर टू ईच अदर। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जितने भी वेकेंट हाउसेस आपको अवेलेबल हैं वो एक दूसरे के समीप नहीं है, मतलब उनके बीच में कम से कम एक घर का तो गैप पक्का होगा। तो इस पॉइंट को रिटेन करके चलना कि वेकेंट हाउसेस जो हैं वो एक दूसरे के समीप नहीं है। ओके, चलो आगे देखिए। कहता है जेड हु इज 46 years ओल्ड लिव्स टू द वेस्ट ऑफ हाउस नंबर 3 बट नॉट द एंड। अब यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है जेड के बारे में कि वो 46 साल का है और वो किसके पश्चिम में है? 3 नंबर घर के पश्चिम में है, बट वो चरम छोर पर नहीं है। अब 3 नंबर घर के पश्चिम में तो 2 ही घर हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। अब 1 नंबर घर जेड हो नहीं सकता क्योंकि वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो जेड के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई कि जेड 2nd नंबर हाउस में रहता है और उसकी एज कितनी है? 46 साल। क्लियर हो गया? चलो, अब यहां से कंक्लूजन वाले से निकल गया कि वो पर्सन जिसकी उम्र जेड से 7 साल कम है वो क्या था? हैश, मतलब हैश की उम्र होगी यहाँ पर 39 साल। ये पता चल गया हमें। ठीक है, चलो आगे देखिए, क्योंकि जेड की उम्र 46 साल है। ओके, थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जेड यहाँ पर आएगा। ओके, जचा के लिख देता हूँ ना, आपको समझने में ना दिक्कत हो। वेकेंट हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ 64-year-old पर्सन's हाउस। कहता है जो भी खाली घर आपको दिया गया है यहाँ पर वो कहाँ पर है? पश्चिम में। किसके? जिसकी एज 64 साल है। तो 64 साल के वेस्ट में ही होगा खाली घर। 64-60 वाले पर्सन के राइट में खाली घर नहीं है, ईस्ट में नहीं है मतलब के। उसके बाद देखिए, देर आर 2 persons बिटवीन वाइज हाउस एंड द पर्सन हुज हाउस इज 64-year-old। अब यहां पर देखो 2 घरों की बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही है। समझ के चलना इस पॉइंट को। कहता 2 घर हैं, किस किस के बीच में? वाई के घर के बीच में, और कौन सा पर्सन? जिसकी एज 64-year-old है। तो इसको देखो लिखेंगे कैसे? वाई और जो 64 साल का पर्सन है उसके बीच में 2 घर हैं। तो यहां पर मैं घर बना रहा हूं कि यहां पर घर ही होने चाहिए। ओके, पर्सन की बात नहीं हो रही है। आगे देखिए, यू इज 4 years यंगर देन द वन हु लिव्स इन द हाउस नंबर 11। कहता जो पर्सन 11 नंबर घर में रहता है, हमें नहीं पता कौन रहता है, उससे 4 साल कम है उम्र किसकी? यू की। ठीक है, क्योंकि यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि यू जो है उस पर्सन से 4 साल छोटा है जो 11 नंबर वाले घर में रहता है। एक्स इज 4 years यंगर देन द वन हु लिव्स इन नंबर 5। अब एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उस पर्सन से उसकी एज 4 साल छोटी है जो 5 नंबर घर में रहता है। हमें नहीं पता 5 नंबर घर में कौन रहता है, पर जो भी होगा उससे 4 साल छोटी एज होगी किसकी? एक्स की। अब एंड मेंशन्ड है तो एक्स के बारे में ही बात हो रही है। कहता एंड एक्स लिव्स टू द वेस्ट ऑफ द हाउस नंबर 5 बट नॉट द एंड। एक्स जो है वो 5 नंबर घर के पश्चिम में है। अब 5 के पश्चिम में तो 1, 3 और 4 नंबर घर है क्योंकि दूसरे पे तो ऑलरेडी जेड अवेलेबल है। और यहां पर एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो एंड पे नहीं अवेलेबल, यहां पर नहीं आएगा, मतलब एक्स के लिए 1 नंबर घर नहीं है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि एक्स के लिए कौन कौन सा घर होगा? या तो 3 नंबर होगा या तो 4 नंबर होगा। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो आगे देखते हैं। द हाउस एट द इमीडिएट ईस्ट ऑफ हाउस नंबर 6 इज वेकेंट। कहता जो 6 नंबर घर है ना उसका इमीडिएट ईस्ट, तत्काल पूर्व
मतलब 7 नंबर ये खाली है। चलो एक तो खाली घर मिल गया हमें, 7 नंबर वाला घर खाली है, तो इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं। W डज नॉट लिव इन द हाउस नंबर 5 एंड नॉट नियर टू Y। W के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक तो वो 5 नंबर वाले घर में नहीं रहता, मान लिया जी 5 नंबर वाले घर में नहीं है, और W किसका नेबर नहीं है, Y का, ये एक दूसरे के नियर नहीं है। अच्छा इतना भी क्लियर हो चुका है कि 5 नंबर वाला घर खाली नहीं है। रीजन बीइंग, क्योंकि जो पर्सन 5 नंबर वाले घर में रहता है उसकी उससे 4 साल छोटा कौन है, एक्स, मतलब 5 नंबर घर में कोई ना कोई रहता होगा। तो ये भी आपके लिए कंक्लूजन है, बढ़िया है, काम आगे तो यूज करेंगे बाद में। 2 पर्सन्स लिव बिटवीन Z एंड W, और W के बारे में है हु इज 14 ईयर्स ओल्डर देन Y एंड लिव्स टू द वेस्ट ऑफ Y। अब यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कि Z जो है और W जो है उन दोनों के बीच में 2 पर्सन है। ध्यान से समझना इस चीज को, Z और W के बीच में 2 पर्सन रह रहे हैं, घरों की बात नहीं की गई। ओके, Z और W के बीच में 2 पर्सन है, और W के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि W जो है वो Y से कितने साल बड़ा है, 14 साल बड़ा है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और W जो है वो Y के वेस्ट में भी है। Y के वेस्ट में कौन है, W। ओके, अभी हमें Y का ही कंफर्म नहीं है बेचारा कहां पर है। अब इस चीज का ध्यान दीजिए, अगर Z और W के बीच में 2 पर्सन रह रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, 2 पर्सन रह रहे हैं Z और W के बीच में, तो Z और 2 के गैप में W 5वें नंबर घर पे नहीं है। तो मुझे इतना श्योर हो चुका है अगर 2 पर्सन रह रहे हैं Z और W के बीच में, तो 3 या 4 में से एक घर खाली होगा पक्का। 5वां घर खाली नहीं है, क्यों, क्योंकि 5वें घर में जो भी पर्सन रहेगा उससे 4 साल छोटा कौन है, एक्स छोटा है, तो 5वां घर तो खाली है नहीं। अगर मैं कह देता हूं 3 नंबर घर खाली है, एक सेकंड के लिए मान लो 3 नंबर घर खाली है, तो Z 2 के गैप में यहां पर कौन आ गया, W। एग्री कर रहे हो इस बात को, यहां पर W आ सकता है। अब आप कहेंगे 4 नंबर घर भी तो खाली हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कोई भी वेकेंट हाउस एक दूसरे के समीप नहीं है। गिवन था ना, मैंने बोला था ध्यान में रख के चलना, तो W यहां पर हो सकता है। अब एक और सिचुएशन मान लेते हैं कि अगर 4 नंबर घर खाली होता, बाय चांस 4 नंबर घर खाली होता, तो Z और W के बीच में 2 पर्सन, W तो फिर भी यहां पर आएगा क्योंकि Z और W में देखो 2 पर्सन आ रहे हैं, एक 3 नंबर वाले घर में और 5 नंबर वाले घर में। ओके, तो W यहां पर हो सकता है। तो 3 और 4 में से कोई ना कोई घर खाली हो सकता था। 6 नंबर को हम खाली नहीं बोलेंगे। अगर आप कहेंगे क्या पता 3 और 4 नंबर वाला एक और घर खाली है, क्या पता 6 वाला भी खाली हो, नहीं, 2 खाली घर एक दूसरे के समीप नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि W जो है वो 6th घर नंबर हाउस में ही आएगा। ये डेड श्योर हैं आप। ओके, चलो, तो W यहां पर नहीं था, इसको यहां से हटा दो। ओके, अब 3 4 में से कोई ना कोई एक घर खाली है, 5 नंबर घर खाली नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे, और W Y के वेस्ट में है, ये भी हमें गिवन था, ठीक है जी, और W जो है वो Y से 14 साल बड़ा है, इंफॉर्मेशन है गिवन। मैं इसको हटा रहा हूं, ये देखो ये हटा रहा हूं डाटा। आगे देखिए, हाउस नंबर 5 इज नॉट वेकेंट, आगे ना वही बात, 5 नंबर घर कहता खाली नहीं है, वो हम पहले ही कंक्लूड कर चुके थे, 5 नंबर घर खाली नहीं है। लिख लो, ओनली वन हाउस इज देयर बिटवीन द वेकेंट हाउस एंड द हाउस इन विच 64-year old पर्सन लिव्स। कहता जो पर्सन 64 साल का है और जो घर खाली है, ओके, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही घर है, पर्सन की बात नहीं कर रहा, घर एक ही है। हमें देखो 64 साल वाले के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 64 साल वाले के घर में लेफ्ट में ही, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम में ही खाली घर है, ठीक है, एक ये भी डाटा गिवन था। और वाई के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, वाई हु इज 55 ईयर्स ओल्ड, वाई कितने साल का है, 55। अगर वाई 55 साल का है तो ध्यान देने वाली बात यह है डब्ल्यू तो वाई से भी 14 साल बड़ा है, तो डब्ल्यू की एज कितनी होगी, 69। ग्रीड, डब्ल्यू की एज कितनी होगी, 69। चलो, और वाई के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, लिव्स इन एन इवन नंबर्ड हाउस टू द ईस्ट ऑफ हाउस नंबर 6। अब वाई के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि वो 6 के ईस्ट में है, और कौन से घर में है, इवन नंबर्ड हाउस में है। अब 6 के ईस्ट में इवन नंबर्ड हाउस 2 ही हैं,
या तो 8 नंबर है या तो 10 नंबर है। तो y इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक सेकंड के लिए मान के चलता हूं कि y जो है वो 10 नंबर में है। तो y और 64 साल वाले पर्सन के बीच में कितने घर होने चाहिए? 2 घर होने चाहिए। तो 2 घर के गैप में क्या 64 साल वाला पर्सन यहां बिठाओगे? ये तो खाली है। 2 घर होने चाहिए ना y और 64 साल वाले पर्सन के बीच में। तो मतलब कि y आप 10th हाउस में नहीं ले सकते, इवन नंबर्ड होना चाहिए ना y का घर। तो y के लिए इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म हो गई कि y का घर जो है वो 8 नंबर घर ही होगा, क्योंकि 6 के ईस्ट में इवन नंबर्ड हाउस सिर्फ यही बच जाता है। फिर अगर y यहाँ पर है तो 64 साल वाले पर्सन के बीच में 2 घर होने चाहिए। तो 2 घर होने चाहिए तो 9वां और 10वां ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा पर्सन आएगा जिसकी उम्र 64 साल है? अब आप कहेंगे भाई 64 साल वाला पर्सन 2 घर छोड़ के 5वां नंबर वाला भी तो हो सकता था। नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि जितने भी घर आपको वेकेंट अवेलेबल हैं वो 64 साल वाले उम्र वाले पर्सन के वेस्ट में है। अगर मैं 64 साल वाला पर्सन 5वें नंबर घर में ले लेता हूँ तो जो खाली घर है वो तो 64 के ईस्ट में हो गया, इसलिए हम 64 साल वाला पर्सन 5th हाउस में नहीं लेंगे। ओके, चलो एक तो ये इंफॉर्मेशन होगी। वाई के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी कि वो 55 साल का है। ये इंफॉर्मेशन थी, देखो ये वाली। इसको हाइड कर दो, इसको भी हटा दो, यूज हो चुके हैं। स्पेस काफ़ी सारा भरा हुआ है ना मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, डब्ल्यू वाई से 14 साल बड़ा है, इसको भी हटा दो, यूज़ कर दिया। डब्ल्यू वाई के वेस्ट में है जी, बिल्कुल आ रहा है, देखो डब्ल्यू वाई के वेस्ट में है, इसको हटा दो। वाई और 64 साल वाले पर्सन के बीच में 2 घर हैं, इसको भी हटा दो, यूज़ कर लिया। और जो खाली घर है वो 64 साल वाले, हाँ ये इन्फॉर्मेशन पकड़ो। कहता एक 64 साल वाला पर्सन और एक जो वेकेंट हाउस है उसके बीच में एक घर है। तो 64 मतलब ये घर खाली है, तभी तो उनके बीच में एक ही हाउस आ रहा है। इसको भी हाइड करो। ओके, इस इंफॉर्मेशन को कैच करो। कहता है 64 और 69 ईयर्स वाले पर्सन्स के बीच में कम से कम 2 घर होने चाहिए, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। देखो कम से कम 2 पर्सन आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है? एक जो 8वें नंबर घर में रहता है और एक 10वें नंबर में है। कम से कम 2 तो आ रहे हैं, तो इसको भी हाइड करो। आपको क्या है, इसको क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करना है एग्जाम में, इरेजर नहीं यूज करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो इसको भी यूज कर लिया हमने, ये भी यूज हो ही चुका था। ये भी यूज हो चुका है कि 6 के ईस्ट में ही वाई नंबर का घर है और वो इवन नंबर्ड हाउस है, इसको भी हटाओ। इस इंफॉर्मेशन को कैच करो। अब कहता एक घर जो ऐसा था जो इवन नंबर्ड पोजीशन पे है और उसके इमीडिएट राइट में कौन है? वो घर जो जेड से 7 साल, जेड पर्सन से 7 साल छोटा है। अब जेड की एज क्या थी? 46। मतलब के हैश की एज क्या होगी? 39। तो 39 ईयर्स वाला पर्सन इवन नंबर हाउस के जस्ट इमीडिएट राइट में है और ये इवन नंबर हाउस होना चाहिए जो ये खाली घर है। तो इसको मैं 10 नंबर में नहीं ले सकता। मोर ओवर 9 और 10 नंबर खाली हो ही नहीं सकते इकट्ठे, क्योंकि कोई भी 2 वेकेंट हाउस एक साथ तो अवेलेबल नहीं है। तो इवन नंबर्ड हाउस 10 तो होगा ही नहीं, वो वाला। और कौन सा हो सकता है इवन नंबर्ड हाउस? 2 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, तो बचा कौन? सिर्फ चौथा नंबर ही बचा, इवन नंबर्ड हाउस। तो उसके इमीडिएट राइट पे कौन सा पर्सन है जिसकी एज 39 ईयर्स है, क्योंकि उसी की एज जेड से 7 साल छोटी है। ओके, तो मैंने इस पॉइंट को भी यूज कर लिया। इसको हाइड करो सारे का सारा। ओके, चलो आगे देखिए। 5वां नंबर घर जो है वो खाली नहीं है, ये भी यूज हो गया। और देखिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। वी डब्ल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये देखो डब्ल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी कि वी जो है वो डब्ल्यू से 3 साल बड़ा है। डब्ल्यू की एज है 69, तो वी की एज कितनी होगी? 72। एक तो ये इंफॉर्मेशन। यू के बारे में इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी कि यू जो है वो 11 नंबर घर वाले से 4 साल छोटा है। 11 नंबर घर में कौन रहता है? 64। तो इससे 4 साल छोटा कौन हो गया? यू। मतलब यू की एज होगी 60। एक तो ये इंफॉर्मेशन। और इसको हाइड कर रहा हूं मैं, इसको भी हाइड कर रहा हूं। एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी कि वो 5 नंबर वाले घर में जो भी पर्सन रहेगा उससे 4 साल छोटा है। 5 नंबर वाले घर में कौन रहता है? 39 ईयर्स ओल्ड वाला पर्सन, इससे 4 साल छोटा, मतलब एक्स की एज होगी 35। समझ में आई? और एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी? या तो वो तीसरे घर में आएगा या तो वो चौथे घर में आएगा। चौथे में नहीं हो सकता, तो क्लियरली पता क्या चला, वो एक्स तीसरे घर में है और उसकी एज की है 35 ईयर्स ओल्ड है। और 35 ईयर्स ओल्ड वाला पर्सन और वी के बीच में एक पर्सन रहेगा, तो वी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचेगी, क्योंकि वी की एज भी तो हमें 72 गिवन है। तो वी यहाँ पर आया,
72 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हमने इस चीज़ को भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ हो चुका है। एक्स की एज 35 है, ये भी यूज़ हो गया। ओके, यू की एज 60 साल है, यू और 60 एक साथ आएंगे तो इसके अलावा कोई और पोजीशन ही अवेलेबल नहीं है, इसको भी हमने यूज़ कर लिया। देखिए ये भी यूज़ हो गया। अब लास्ट ही पेंडिंग है कि एस की एज टी से 25 साल ज़्यादा है। अब देखो हमारे पास दो ही एजेस रही एस और टी को देने के लिए, एक तो 39 और एक 64। टी की एज 39 होगी तभी तो इससे 25 साल ज़्यादा बड़ा कौन होगा, एस होगा। ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस का सही था। मुझे यहाँ पर देखनी है कि कंपटीशन यहाँ पर किस किस में चल रहा है। ओके, किसका एक्यूरेटली यही अरेंजमेंट आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या है। कहता हु इज़ 39 ईयर्स ओल्ड, 39 साल का कौन है, टी। ठीक है, टी जो है वो 39 साल का है। हाउ मैनी पीपल लिव इन द वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के वेस्ट में कितने लोग रहते हैं, घर के बारे में नहीं है इंफॉर्मेशन। चलो डब्ल्यू के लेफ्ट में कितने लोग रहते हैं, 1 2 3 4 लोग रहते हैं। ठीक है, 4 लोग मतलब के बी ऑप्शन। वट इज द एज ऑफ द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू, जो यू का पड़ोसी है उसकी एज क्या है। यू का पड़ोसी सिर्फ एक ही है, कौन, एस। ओके, इसकी एज क्या है, 64 साल, 64 ईयर्स। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अच्छा ये मत कहना कि मैंने 3 का सेट दिया, आपको 5 का भी सेट गिवन हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। मैटर नहीं करता है कि कितने का, मैटर क्या करता है, क्वेश्चन का लेवल। क्वेश्चन क्या होते हैं आपके सामने, आपने अरेंजमेंट बना दी, क्वेश्चन तो क्या है, अरेंजमेंट में से सारे क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट करने हैं। तो यहां मैं 2 क्वेश्चन दूं, 3 दूं, 4 दूं, डजन मैटर। अब सिर्फ हाई लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्पीड बढ़ाइए। ओके, चलो बढ़े फिर आगे। अगला क्वेश्चन सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, ये भी एक तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है। जल्दी से इसे सॉल्व कर लो, ये तो मोस्टली हो ही जाएगा। ये मैंने थोड़ा लेवल आसान सा दिया है, सॉल्यूशन देख सकते हैं अगर नहीं हुआ तो। कहता है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो एडजेसेंट टू ईच अदर, एक रो में बैठे हैं कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है। ओके, सम ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट एंड अदर लाइक डिफरेंट फ्लावर। कहता कुछ को फ्रूट पसंद है, कुछ को फ्लावर्स पसंद है। 6 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स मैंगो एंड द वन हु लाइक्स एप्पल। कहता है जिस पर्सन को मैंगो पसंद है और जिस पर्सन को एप्पल पसंद है, हमें नहीं पता वो कौन है, उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 6। द वन हु लाइक्स रोज सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल। कहता है जिस पर्सन को एप्पल पसंद है उसके थर्ड लेफ्ट पे कौन सा पर्सन बैठा है, जिसको रोज पसंद है। समझ में आ गई बात। चलो आगे। 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स रोज एंड द वन हु लाइक्स मैरी गोल्ड। कहता है 2 पर्सन है, किस किस के बीच में, एक जिसे रोज पसंद है और एक जिसे मैरीगोल्ड पसंद है। अब देखो रोज और एप्पल के बीच में 2 पर्सन है, रोज और मैरीगोल्ड के बीच में भी 2 पर्सन है, तो मतलब ये इसके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। कंडीशन इन आउट वाली भी, नॉर्थ साउथ वाली भी हो सकती है, इसलिए मैं इसे होल्ड पे रख के चल रहा हूँ। मिक्स सिचुएशन आ गई ना। देखो अब मैरीगोल्ड वाले के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, हु इज नॉट अ नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। तो मैरीगोल्ड वाला जो पर्सन है वो मैंगो जो पसंद करता है वो पर्सन, वो दोनों एक दूसरे के नेबर नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैरीगोल्ड। जिस पर्सन को मैरीगोल्ड पसंद है उसके राइट में सिर्फ एक ही पर्सन है, मैरीगोल्ड वाले पर्सन के राइट में सिर्फ एक ही पर्सन आएगा और कोई आएगा ही नहीं। नो वन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। अब मैंगो और मैरीगोल्ड वाला तो पड़ोसी नहीं है, फिर इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी कि जिस पर्सन को मैंगो पसंद है उसके राइट में कोई भी नहीं आएगा, मतलब नॉर्थ साउथ का ही केस हो सकता है। ये देखो अगली लाइन में नोट अवेलेबल है, जिसको फ्रूट पसंद है वो साउथ फेस कर रहा है, जिसको फ्लावर पसंद है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। आगे ना वही बात। चलो करते हैं सॉल्व। अब हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि जिस पर्सन को एप्पल पसंद है उसके थर्ड लेफ्ट पे रोज है, और एप्पल जिसको पसंद है वो एक फ्रूट है, एप्पल की बात करें, और फ्रूट जो है वो साउथ फेसिंग में है। तो हम मान लेते हैं यहां पर आ गया वो पर्सन जिसको एप्पल पसंद है और वो साउथ फेसिंग में है। साउथ फेसिंग में है तो 1 2, उसके थर्ड लेफ्ट पे यहां पर कौन सा पर्सन रहेगा, जिसको रोज पसंद है। समझ आ गया। रोज और इसको यूज कर लिया, रोज और मैरीगोल्ड के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं। अगर रोज यहां पर है
तो 2 के गैप में मैरीगोल्ड आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्लियर है? चलो इसको यूज़ कर लिया। मैरीगोल्ड के राइट में सिर्फ एक ही पर्सन है। मैरीगोल्ड का राइट सिर्फ एक ही पर्सन है और मैरीगोल्ड फ्लावर है, फ्लावर मतलब नॉर्थ फेसिंग है, उसके राइट में सिर्फ एक ही पर्सन है, बाकी सारे इधर मैरीगोल्ड के लेफ्ट की तरफ होंगे। ये डेड एंड है, ये राइट एंड है, बस ये मान के चलना। एप्पल और मैंगो के बीच में 6 पर्सन है। अब देखो एप्पल और मैंगो के बीच में अगर 6 पर्सन है तो ये 3 और ये 3, यहाँ पर एप्पल ले सकते हो? हाँ जी, यहाँ पर एप्पल ले सकते हो या नहीं ले सकते? बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि मैंगो के राइट में कोई भी नहीं है और मैंगो तो साउथ फेसिंग होना चाहिए क्योंकि मैंगो क्या है, एक फ्रूट। तो मैंगो अगर यहाँ पर ले लेंगे तो साउथ में, इसके राइट में तो इतने सारे पर्सन हो जाएंगे, तो ये मैंगो नहीं हो सकता। एप्पल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएगा मैंगो वाला पर्सन साउथ फेसिंग में और उसके दाईं ओर कोई भी पर्सन नहीं है। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बन गई, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन। ओके, चलो देखो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? काउंट करो टोटल नंबर ऑफ पर्सन ये है कितने। हाँ जी, कितने हो गए? 1 6 और 1 7 8, 8 और 6 14 और 1 15, 15 पर्सन है ये सारे के सारे। 15, ए ऑप्शन। इफ एप्पल एंड रोज इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर एप्पल और रोज अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, रोज यहाँ पर आ गया और एप्पल यहाँ पर आ गया, ओके, पोजीशन इंटरचेंज हो चुकी है, तो क्या करना है? देन पोजीशन ऑफ मैरीगोल्ड विद रिस्पेक्ट टू रोज, तो मैरीगोल्ड की पोजीशन रोज के विद रिस्पेक्ट टू, अब रोज तो यहाँ पर है तो उसके लेफ्ट में बैठा है, कितना लेफ्ट? 1 2 3 4 5, सिक्स्थ लेफ्ट पे है, सिक्स्थ टू द लेफ्ट, बाई और छठा। क्लियर? साउथ फेसिंग था ना वो, बस आपको राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है नॉर्थ साउथ के केस में। चलो अगले सेट देखिए। चलो भाई, एक और पजल से रिलेटेड क्वेश्चन आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करके देखा करो, ये नहीं है कि वीडियो सॉल्यूशन ही ले लिया, फिर कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का। नहीं हो रहा तो आप सॉल्यूशन के ऊपर आओ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या डाटा गिवन है? कहता 10 पर्सन है, नाम दे दिए गए, लिव इन अ बिल्डिंग विद 4 फ्लोर्स, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, ईच फ्लोर हैज 3 फ्लैट्स। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। 4 फ्लोर हैं, हर फ्लोर के ऊपर 3 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 2 एंड 3 इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अरेंज्ड है। ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 दिया गया है, इसलिए टॉप मोस्ट फ्लोर को नंबर 4 का नाम दिया गया है। ईच फ्लैट इज बिल्ट इन सच अ वे दैट फ्लैट 1 ऑफ फ्लैट 2 इज जस्ट अबव द फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर नंबर 1 एंड सो ऑन। कहता है इस तरह से बनाया गया है कि जो फ्लैट 1 फ्लोर नंबर 2 का पहला फ्लैट है वो फर्स्ट नंबर फ्लोर के फ्लैट 1 के जस्ट ऊपर ही है। कैसे इंफॉर्मेशन है मैं बता देता हूँ। तो 4 फ्लोर से, पहली बात तो 4 3 2 1, ये इस तरह से, ठीक है, ये 4 फ्लोर थे और चारों फ्लोर के ऊपर क्या है? एक एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 1 फ्लैट नंबर 2 फ्लैट नंबर 3, इस तरह से अरेंज्ड हैं ये सारे के सारे। समझ आ जाएगा? नीचे करके बना दूं? रुको नीचे करके ड्रॉ कर देता हूँ मैं थोड़ा। 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये इस तरह से। सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, ये फर्स्ट नंबर फ्लैट है, ये सेकंड नंबर फ्लैट है और ये थर्ड नंबर फ्लैट है। चलो पहली कंडीशन को उठाते हैं। द 2 फ्लैट्स इन विच नो वन लिव्स। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो 10 है, बट फ्लैट कितने हो गए? 12, क्योंकि 4 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 3 फ्लैट है, तो 12 फ्लैट्स हो गए ना। तो पर्सन तो 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 2 फ्लैट वेकेंट होंगे। तो यहाँ पर मेंशन्ड है द 2 फ्लैट्स इन विच नो वन लिव्स, ऐसे फ्लैट जिनके ऊपर कोई भी नहीं रहता, आर ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड इन इवन नंबर्ड फ्लैट। कहते हैं ऐसे पर्सन जिनके ऊपर कोई भी नहीं रहता, ऐसे 2 फ्लैट, तो वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है? इवन नंबर्ड फ्लोर पे, इवन नंबर्ड फ्लैट पे है। इवन नंबर्ड फ्लोर मतलब कौन सा हुआ? दूसरा और चौथा। इवन नंबर्ड फ्लैट कौन सा हुआ? 2 नंबर ही है इवन नंबर्ड फ्लैट। तो मतलब एक तो दूसरे फ्लोर का दूसरा फ्लैट वेकेंट है और एक चौथे फ्लोर का दूसरा फ्लैट वेकेंट है, ठीक है। तो फ्लैट और फ्लोर को आपस में क्लब मत करना। आगे, P does not live on even numbered floor and even numbered flat।
टी जो है ना तो वो इवन नंबर्ड फ्लोर पे रहता है ना वो इवन नंबर्ड फ्लैट पे रहता है। तो टी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, वो ओड पे ही आएगा, फ्लोर वाइज भी प्लस फ्लैट वाइज भी। ओके, आगे देखिए, W लिव्स इन द फ्लैट जस्ट अबव S। W जो है उस फ्लैट के ऊपर रहता है, किसके, जिसपे S रहता है, जस्ट अबव में, जस्ट ऊपर की तरफ। द फ्लैट बिटवीन K एंड X इज वेकेंट। K और X के बीच का फ्लैट खाली है। एंड K लिव्स इन वन ऑफ द फ्लैट अबव X। अब देखो ध्यान से, कहता है K और X के बीच का एक तो फ्लैट खाली है। ओके, रुकिए रुकिए, K और X के बीच का, हाँ, एक फ्लैट खाली है और K जो है वो X के अबव में है। अब इन दोनों के बीच में अगर एक फ्लैट खाली है और K अगर X के अबव में है, तो मैं इधर इसको क्रॉस नहीं डालता हूँ, ये फ्लैट खाली ऐसे ही डाल देता हूँ। ठीक है, अब K जो है X के अबव में है, उनके बीच में एक फ्लैट खाली है, तो X के लिए फर्स्ट फ्लोर का सेकंड फ्लैट होगा, तभी तो उसके अबव में कौन आएगा, K, और उनके बीच में एक फ्लैट खाली है। क्लियर होगी इन्फॉर्मेशन ये भी। अगला इन्फॉर्मेशन देखिए क्या गिवन है, L लिव्स इन एन ओड नंबर्ड फ्लैट। L जो है वो ओड नंबर फ्लैट में रहता है, विच इज इन द लेफ्ट ऑफ X। X के लेफ्ट में, X के लेफ्ट में 1 है, फर्स्ट नंबर फ्लैट है ना, तो उसके लेफ्ट में तो ये आ रहा है, और L को ओड नंबर फ्लैट में मिल गया। चलो अगली इंफॉर्मेशन, Z एंड Y लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एंड नो वन एल्स इज लिविंग विद देम ऑन दैट फ्लोर। कहता है Z और Y सेम फ्लोर पे रहते हैं और उनके साथ कोई भी नहीं रहता, तो मतलब इतना क्लियर हो गया, Z और Y दूसरे या चौथे पे ही रहेंगे, क्योंकि दो ही फ्लोर ऐसे हैं जिन पे दो दो पर्सन आ सकते हैं, एक सेकंड फ्लोर और एक फोर्थ फ्लोर। ओके, चलो उसके बाद, T लिव्स ऑन अ फ्लोर एंड अ फ्लैट जस्ट अबव W's फ्लोर एंड फ्लैट। T जो है किसके अबव में है, W के जस्ट अबव में। अब T जो है एक तो ओड नंबर फ्लोर और ओड नंबर फ्लैट पे था, तो इतना क्लियर हो गया कि T जो है वो थर्ड फ्लोर पे है। थर्ड फ्लोर पे है तो T जो है फर्स्ट फ्लैट में भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। इतना क्लियर है। पर T के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, वो किसके अबव में है, जस्ट W के अबव में है, और W किसके अबव में है, जस्ट S के अबव में है। तो ये तीनों के तीनों सीक्वेंस सेम आएंगे। अगर ये तीनों के तीनों एक सीक्वेंस में है तो TW, इधर तो S आ ही नहीं सकता, ऑलरेडी L अवेलेबल है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनी कि T जो है थर्ड फ्लोर के थर्ड फ्लैट में है, किसके अबव में है, W के जस्ट अबव में है, और W जस्ट किसके अबव में है, S के जस्ट अबव में है। Z और Y सेम फ्लोर पे रहेंगे, तो मतलब उनके लिए क्लियर हो गया, वो दोनों के दोनों फोर्थ फ्लोर पे आएंगे। अब कौन किस फ्लैट में है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये हमने यूज कर लिया है, इसको हाइड कर देता हूँ, ये भी यूज हो गया। ओके, आगे, R लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर ऑन विच वन फ्लैट इज वेकेंट। R उस फ्लोर के ऊपर रहता है जिस फ्लोर पे एक वेकेंट फ्लैट है। ठीक है, तो मतलब R जो है वो थर्ड पे रहेगा, क्योंकि किसके अबव में है, जिस फ्लोर के ऊपर एक फ्लैट वेकेंट है। चौथा ले नहीं सकते, वैसे चौथे में भी एक फ्लैट वेकेंट है, बट उसके ऊपर और कोई फ्लोर तो है ही नहीं, तो दूसरा फ्लोर का एक फ्लैट वेकेंट है, उसके अबव में ही कौन आएगा, आर। जेड एंड आर बोथ लिव्स इन द फ्लैट विच इज नंबर्ड 1। देखो आगे ना वही बात, जेड और आर सेम नंबर ऑफ फ्लैट पे रहते हैं और उसका नंबर क्या है, 1। तो जेड के लिए फर्स्ट फ्लैट रहेगा फोर्थ फ्लोर का, जेड और वाई सेम फ्लोर पे है तो वाई यहाँ पर आ गया, और एक ही पर्सन रहा यहाँ पर, वो कौन सा पर्सन रहा, जे। बाकी सारे के सारे अरेंज हो गए। तो बस आपको कंफ्यूजन पता है यहाँ पर कहाँ पर आई होगी, जो मेरा मानना है, फ्लोर फ्लैट ये मिक्स होकर दिए होंगे आपने, है ना, पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही फ्लो बन जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन देखिए, हु इज लिविंग जस्ट अबव एक्स। एक्स के जस्ट अबव में कौन रहता है, एक्स के जस्ट अबव में क्या है, कोई भी नहीं रहता, ये तो खाली है, नन या नो वन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है, हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर पे रहता है एल एक्स एस। एल एक्स एस, एल भी रहता है, एक्स और एस, एल ही आएगा। ठीक है, और तो कोई रहते नहीं, एल एक्स एस ही रहते हैं। ठीक है, एल इज द करेक्ट आंसर। हु इज लिविंग इन फ्लैट 1 ऑन फ्लोर 4। फोर्थ फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट में कौन रहता है, फोर्थ फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट में रहता है जेड, ए ऑप्शन। उसके बाद
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टी, टी के बारे में क्या सही है? टी लिव्स ऑन एन इवन नंबर, गलत, टी के बारे में तो गिवन था ओड फ्लोर ओड फ्लैट। के इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, चेक करो के टी का पड़ोसी है, बिल्कुल है, ये देखो के टी का पड़ोसी है। ओके, आइदर और वाला ऑप्शन है नहीं, तो बी ऑप्शन ही मार्क करो बस, और देखने की जरूरत नहीं है। आगे ओड वन आउट निकालना है, टी एल डब्ल्यू एस वाई, टी एल डब्ल्यू एस वाई, देखो टी, एक सेकंड के लिए, हाँ किस किस के बारे में फिगर आउट करना है? टी, एक तो टी, एक एल, ये डब्ल्यू एस वाई, पता चल गया डिफरेंस कहाँ है? सारे के सारे थर्ड फ्लैट में है, इकलौता एल ही है जो फर्स्ट नंबर फ्लैट में आ रहा है, बी ऑप्शन आंसर। क्लियर हो गया? देखो किसी भी क्वेश्चन में डाउट है रिवाइंड करके देख लो, ठीक है, क्या शर्माना, रिकॉर्डेड सेशन है। कैसे लगा क्वेश्चन का लेवल, तो एक बार ज़रूर अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे बताइएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी उंगलियां दुखा लेना, मतलब मुझे आइडिया लग जाएगा कि जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ रेलेवेंट है आपके लिए या नहीं, काम का है या नहीं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, बाकियों की भी ज़रूर हेल्प करना। मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बस हेल्प करने के लिए बोलता हूँ कि दूसरा जो नीडी है, जो पे नहीं कर पाएगा या पा सकता, ऑनलाइन कोर्सेज पे नहीं जा सकता पेड कोर्सेज के लिए, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है। बाकी मेहनत अपनी अपनी है, जो मेहनत ज़्यादा करेगा रिजल्ट उसको मिलेगा। ऐसा मत समझ के चलना कि कंपटीशन बढ़ेगा तो हम आगे शेयर नहीं करेंगे, ऐसे थिंकिंग बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में है जॉब तो आप हेल्प करते रहोगे तो आपकी जॉब आपसे कोई छीन नहीं लेगा, ठीक है। तो जितना हो सके बाकियों के साथ भी इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। नीडी कैंडिडेट्स के पास तो एटलीस्ट ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। तो जल्दी ही मिलूंगा मैं आपको अगले मिनी मॉक के साथ। तो जो भी ये मिनी मॉक्स आपको मिलते जा रहे हैं, इनको कम से कम 2 बार तो आपको सॉल्व करना ही है। तो क्वेश्चन बैंक जो है आप बस अपने पास ही इकट्ठा करते रहो, इनको टाइम टू टाइम री अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर, टेक केयर।